ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। सो राइट डाउन, सिंपल सी बात है, ओमिक कौन होंगे, कंडक्टर्स और एलिमेंट्स, कंडक्टर्स ही लिखते हैं हम, कंडक्टर्स विच ओबेज ओम्स लॉ, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे ओमिक कंडक्टर्स, राइट। जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे दैट आर कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर्स। तो जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उनका जो ग्राफ होगा दैट वुड ऑलवेज बी अ inclined line and straight line like this। जो ओमिक लॉ को ओबे नहीं करेंगे, कंडक्टर्स दैट डू नॉट ओबे ओम्स लॉ that are called as non omic। तो ये हमारे पास ओमिक है और नॉन ओमिक कुछ ऐसा होगा, मे बी समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज नॉन ओमिक, ठीक है। ये होता है वी और आई में। जैसे कि अगर आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि बताओ जी ये एक एलिमेंट, ये हमारे पास वी आई है और यहाँ पे ये ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है, ऐसे है कुछ, समथिंग लाइक दिस, ओ ए पी। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जी इस ग्राफ में ओमिक कहाँ तक, वो किस रेंज में ओमिक है और किस रेंज में जाके नॉन ओमिक हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो हाँ जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी वो ओमिक होगा, जब वो ग्राफ बनना पूरी कर्व बननी स्टार्ट होगी तो वो नॉन ओमिक होगा। तो इस केस में ये ओमिक होगा और ये नॉन ओमिक होगा, ठीक है। जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, हम आगे जाके इसका ग्राफ भी बनाएंगे, दे आर बेसिकली नॉन ओमिक कंडक्टर्स। और जो मेटल्स होते हैं दीज आर ओमिक कंडक्टर्स, ऐसे होता है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा वो कर्व्ड बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, जब बनाएंगे हम, आज अभी तो काफ़ी टाइम करना है बाद में, तो उसका कर्व बनेगा। जैसे ही आपने वी आई ग्राफ में कर्व देखा समझ लो कि वो नॉन ओमिक है। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखी ऐसे तो वो दैट इज कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे हम सेल में भी देखते हैं ना, हम कहते हैं यार इसका ईएमएफ कितना है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ स्लो, थोड़ा कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले पहले एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो भी है इसके जो एसआई यूनिट्स होंगे वो फोर्स के नहीं होंगे, ये एक्चुअली में वोल्टेज होती है, ठीक है। ईएमएफ इज नथिंग बट वोल्टेज, मतलब कि पोटेंशियल। इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा, बहुत इजी है। बट पहली बात ये याद रखना कि जो इसके यूनिट्स होते हैं वो वोल्ट होते हैं, राइट। ओके, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ना एमसीक्यू में बच्चे फोर्स को देख के आपको एमसीक्यू में इसके यूनिट्स न्यूटन आ जाएंगे, तो आप कहोगे अच्छा यार फोर्स ही है तो फोर्स के यूनिट्स न्यूटन होंगे। ये न्यूटन नहीं है, ये वोल्टेज के यूनिट्स हैं। तब क्वेश्चन ये है कि फिर इसको फोर्स कहा ही क्यों गया। तो देखो ये क्या था, हमारे पास मान लीजिए बेटा आपने वो केमिस्ट्री में कैथोड एनोड किए हैं ना, समझ लो ऐसा ही कुछ हमारे पास यहाँ पे कैथोड एनोड की तरह दो रॉड्स पड़ी हुई हैं। बड़े ध्यान से देखना, ये जो मैं आपको समझाने लगा हूँ ना, इससे आपके, अगर आप इसको समझ गए तो इससे मैं आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा या जो भी है वो आपको इसी इमेजिनेशन से आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया दिमाग में जो मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ से हमने
एक वायर कनेक्ट की ऐसे, और यहां पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिए, मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस लगा दिए। ओके, लेट्स सी, पहले एक की बात ही करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ऐसे। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है आर। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है, अच्छा ये जो मैंने बनाया 2 रॉड्स, आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है। आई होप मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट में अब ध्यान से देखना, मान लीजिए बेटा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ओके। अब आप मुझे ये बताओगे कि करंट जब फ्लो करता है तो करंट का मतलब होता है जो क्लोज लूप में चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से करंट चला, यहाँ से करंट आया, नाम आ गया आई, ठीक है। तो ये जो करंट यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद फिर क्या हुआ होगा, यहाँ से क्या हुआ होगा, यहाँ से जाएगा, इसके बाद क्या होगा, अब करंट को इधर भी आना है। तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? यस, करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वो होता ही वो है जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं, है ना। तो यहां से करंट याद रखना है, यहां फ्लो करेगा, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये वही सेम करंट है, आई वाला करंट, यहां से भी आई करंट गया और फिर वापस आ गया और यही काम करता गया, राइट, यही काम करता जा रहा है। तो हमने बेसिकली करंट का फ्लो बना दिया। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रेजिस्टेंस आर आपने लिखी है, दैट वुड बी कॉल्ड एज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो जो इलेक्ट्रोलाइट के बाहर वाली चीज है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या एक्सटर्नल के अलावा कोई और भी करंट को रेजिस्टेंस मिलेगी? जब ये करंट जाएगा ऐसे पूरे फ्लो करेगा, कोई और रेजिस्टेंस देगा उसको? हाँ हाँ हाँ, वायर, वायर का तो हमने आर दे दिया ना नाम। हाँ वो होता है, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल मान के चल लेते हैं अगर ना दिया हो। लेकिन आप एक चीज देखोगे, जब करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस देगा इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक को हम करेंगे। इसका नाम होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 2 चीजें हैं, ठीक है। तो अगर एक सेल बना रहे हो उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है। अब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है, ईएमएफ की यूनिट्स हैं वोल्टेज, वोल्टेज होता है पोटेंशियल। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जब भी आपको वर्ड पोटेंशियल आएगा आप कहना वर्क डन, याद करो फर्स्ट चैप्टर। जब भी पोटेंशियल की डेफिनेशन को कुछ आपको जवाब देना होगा तो आप शुरू ही करोगे वर्क डन, वर्क डन टू कैरी टेस्ट चार्ज, याद है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट हमने किया था। अब ये जो ईएमएफ होता है ये होता है पोटेंशियल, पहली बात। अब ये पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द, सुनो ध्यान से, इट इज द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल, फ्रॉम दिस टर्मिनल बैक टू दिस टर्मिनल बाय कंप्लीटिंग द होल सर्किट। पूरा सर्किट आपको कंप्लीट करना है। पूरा सर्किट कंप्लीट करने के टाइम पे कितना वर्क डन करना पड़ा उस चार्ज को। बाय द वे, वर्क डन करना ही क्यों पड़ा चार्ज के ऊपर? चार्ज को क्यों वर्क करना पड़ा? चार्ज आराम से नहीं जा सकता, यहां से नहीं जा सकता। चार्ज जहां से जाएगा जाएगा, रेजिस्टेंस जाने नहीं देगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। कर दिया हमने, इतना वर्क डन कर दिया कि चार्ज जो है रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है, लेकिन चार्ज कह रहा है मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो हमने कहा कि बैटरी से और वर्क डन लो, वर्क डन लो, तो चार्ज को और वर्क डन करना पड़ा। यहाँ पे कौन सा वर्क डन? ये जो चार्ज यहाँ से जाना चाह रहा है, इस तरफ से निकलना चाह रहा है ऐसे, तो क्योंकि रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क किया उस चार्ज को इस रेजिस्टेंस से पार करने के लिए। जैसे ही हमने इसको यहाँ पे लेके गए तो फिर करंट चल पड़ा, आराम से चल पड़ा, ठीक है। नो डाउट वायर की रेजिस्टेंस होती है, बट हम यहाँ पे नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। फिर करंट आराम से गया, आराम से गया, आराम से गया, यहाँ तक आया। और जब करंट यहाँ से फिर क्रॉस करने लगा तो करंट को फिर रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो गई। कौन दे रहा है इस टाइम पे? ये इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस दे रहा है। तो हमें बैटरी को कहना पड़ा कि यार और वर्क करना पड़ेगा हमें। पहले वर्क तो हमने इसको ओवरकम करने के लिए किया, लेकिन अभी एक और रेजिस्टेंस पड़ी हुई है तो हमें और वर्क करना पड़ा। और वर्क करना पड़ा तो ठीक है, हमने करंट की चार्ज को और वर्क किया उसके ऊपर, और चार्ज है अल्टीमेटली ये वाला समुंदर भी पार कर लिया
और फाइनली यहाँ पे पहुंच गया। डन। तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है ये टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टोटल वर्क डन किसके ऊपर किया? चार्ज के ऊपर, राइट। क्यों किया? क्योंकि रेजिस्टेंसेज हैं। कौन सी रेजिस्टेंसेज हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे मैं एक और बात करूंगा, उसमें हम सिर्फ एक्सटर्नल लेंगे, इंटरनल ही लेंगे। जब ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ का नाम पता है क्यों फोर्स रखा गया? क्योंकि उस टाइम पे पोटेंशियल की डिस्कवरी नहीं। तो हमने कहा था कि यार चार्ज के ऊपर ना एक फोर्स लग रही है जो चार्ज को इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हेल्प कर रही है। तो हमने ऐसे उसको फोर्स स्टार्टिंग में उसका नाम फोर्स से जोड़ दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल चार्ज, मोटिव मतलब होता है मोशन में लेके आना, और फोर्स होता है जो एलिमेंट उसको पुश कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि एक चार्ज को हम मोशन में लेके आ रहे हैं, कैसे? हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बाद में पता लगा कि वो फोर्स का एक्चुअली वो जो है दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और पोटेंशियल करता क्या है? पोटेंशियल करता है वर्क डन टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस सर्किट to oppose that can overcome this resistance, that can overcome this resistance and back to the original value। ये मैं बार बार पता क्यों आपको यहाँ पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, फिर यहां से गया, फिर वापस आया। पता क्यों डाल रहा हूं? एक नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको उसकी मैं अपने बाद में लिखा भी दूंगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है यहां से यहां तक। अब सुनो क्या होगा। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन टू कैरी अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल। बस नीचे इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो वर्क डन यहां से गया चार्ज, यहां से गया और उसको ऑपोजिशन मिली, हमने और वर्क डन किया तो उसने इसको क्रॉस कर दिया और वो वापस यहां पे आ गया। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप मैं अभी डेफिनेशन लिखाता हूं, लेकिन जितना अभी तक हमने समझा, आपको क्या लग रहा है? ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए? ज्यादा वर्क किसने किया दोनों में से? किस केस में हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ा? ईएमएफ में। क्यों? क्योंकि दो रेजिस्टेंस है। कौन सी दो? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और पोटेंशियल डिफरेंस में कम क्यों करना पड़ा? क्योंकि सिर्फ आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी उसकी वैल्यू हमेशा लेस होती है। वेरी नाइस, समझ में आ गया ये वाली बात? ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जस्ट राइट इट डाउन। टर्मिनल ईएमएफ क्या होता है? दैट इज राइट डाउन वर्क डन बाय द सोर्स। वर्क, व्हाट इज ईएमएफ? वर्क डन by the source to take a unit positive charge from its lower potential to higher potential, from its lower potential। एक तो इसकी ये डेफिनेशन होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं एक और डेफिनेशन आपको जो लिखाऊंगा आई थिंक वो ज्यादा आपसे समझ में आ जाएगी। राइट डाउन, इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स। सोर्स ने कितनी वर्क डन किया, वर्क डन को हम एनर्जी भी बोलते हैं। एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमें एक चार्ज को लेके जाना है, हम उसको पॉजिटिव चार्ज ही मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं। टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। ये वाली लाइन याद रखना, वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट। वंस राउंड द, पूरे सर्किट को कंप्लीट करना है, उसके लिए आपको पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करना पड़ा, है ना? तो ये वाली डेफिनेशन अगर आपको आए तो ज्यादा बेटर है। अगर कहीं एमसीक्यू में लिखा हो तो ये भी बन जाती है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो आप ये समझा देना। इट इज द एनर्जी सप्लाइड या वर्क डन बाय, किसने किया? सोर्स ने। किस पे किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। क्या किया? वंस राउंड द कंप्लीट सर्किट, मतलब कि यहां से लेके पूरा सर्किट कंप्लीट करके लेके आना है, कितना हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। राइट, दिस इज कॉल्ड एज ईएमएफ। ओके,
ये जो ईएमएफ होता है हमने ऑलरेडी लिख लिया, इसकी जो यूनिट्स होते हैं वो वोल्टेज होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, राइट डाउन, नेक्स्ट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, ये क्या हो जाएगी, सो एनर्जी सप्लाइड, सेम यही डेफिनेशन लिखने वाले हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स in taking a unit positive charge, in taking a unit positive charge from positive terminal to negative terminal, that's it। हमें पॉजिटिव से नेगेटिव लेके जाना है, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, तो देखो बेटा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये, क्योंकि मैं आपको बाद में इसको बहुत इजी करने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इसका कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया ना, आप एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। तो देखो बेटा, जो ई है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ईएमएफ। याद रखना, हम ईएमएफ को डिनोट करते हैं ई से, डिनोटेड बाय ई। तो ई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो ई का फॉर्मूला होना क्या चाहिए, ई का फॉर्मूला होना चाहिए, अभी ये ध्यान से सुनना, आपको ये बहुत इजी है, मैं जब बताऊंगा तो समझ, लेकिन आपको उसका कंसेप्ट समझना है। ई का आंसर होगा वर्क डन इज इक्वल टू जितना यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं पोटेंशियल बना, प्लस देखिए जब मैं पोटेंशियल बोलूंगा ना, तो मैं पोटेंशियल बोलूंगा, आप उसको वर्क डन समझना, ठीक है। जितना पोटेंशियल यहाँ पे आया, मतलब जहाँ जितना वर्क डन यहाँ पे करना पड़ा, प्लस जितना पोटेंशियल यहाँ पे आया, मतलब जितना वर्क डन यहाँ पे करना पड़ा, ठीक है। वंस अगेन, ये चार्ज को आप यहाँ से लेके गए, तो आप यहाँ से चार्ज को एनर्जी दे रहे हो, वो अब मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझाने वाला हूँ। चार्ज को आप यहाँ से लेके गए कुछ, तो यहाँ से जब ये यहाँ से जा रहा है, तो इसकी एनर्जी को कुछ इसने खा लिया, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कम हो गई, लेकिन उस एनर्जी से फिर भी ये जा रहा है आगे, जा रहा है आगे, यहाँ से जा रहा है। जब यहाँ से निकलने लगा, तो इसने भी उस एनर्जी को कुछ खा लिया, राइट, इसको कहते हैं कंज्यूम कर लिया। और कितना कितना कंज्यूम कर लिया, ये देखो, इसने कंज्यूम किया पोटेंशियल आई आर, इसने कंज्यूम किया पोटेंशियल आई आर। ये वंस अगेन यहां से एनर्जी लेके जा रहे हैं, उस मैं पहले मैंने वर्ड क्या बोला था, इस एनर्जी के ऊपर एक तो यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा है, राइट, पोटेंशियल, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब यहाँ से एनर्जी गई, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो, कुछ वर्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ आप इनको ना, मतलब आपको पता हो। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, खा लिया, कुछ उसकी एनर्जी खा ली। क्यों खा ली, अगर बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस ना होती, तो जितनी एनर्जी इसके पास थी, ये सारी एनर्जी लेके आराम से चला जाता। लेकिन इसने देखा यार, मैं जब यहाँ पे हूँ मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है चार्ज में, जब मैं यहाँ पे पहुंच गया मेरी यार एनर्जी कम हो गई, मेरी एनर्जी कहाँ गई, तो उसकी एनर्जी किसी ने कंज्यूम कर ली। किसने कंज्यूम की, इस रेजिस्टेंस ने कंज्यूम कर ली। हम इसको बोलते हैं इन टेक्निकल वर्ड्स, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ यहाँ पे। तो हमने कहा यहाँ पे पोटेंशियल, अब अगर इसका फॉर्मूला याद करना हो तो बहुत इजी है। पोटेंशियल का फॉर्मूला ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, कहता है एक काम करो, यहाँ पे करंट कितना था I, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी थी R, तो पोटेंशियल कितना हुआ आई आर। पोटेंशियल कितना हुआ, राइट, लेकिन एक्चुअल वर्ड है पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, कितना खा लिया गया, तो आई आर। अच्छा, फिर वो एनर्जी लेके आगे जा रहा है, और हुआ क्या, यहाँ पे आके उसकी एनर्जी और कम हो गई जब यहाँ पहुंचा। क्यों एनर्जी कम हो गई, यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो हमने कहा यार पोटेंशियल का फॉर्मूला तो वही है ओम्स लॉ, I इंटू रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस कितनी थी यहाँ पे, स्मॉल आर, तो हमने कहा आई आर लिख देते हैं। तो इसमें रह क्या गया, कहता अगर आपको टोटल पोटेंशियल देखना है, टोटल ईएमएफ देखना है, तो वो कितना हो जाएगा, जितना पहले कंज्यूम किया वो और जितना दूसरा कंज्यूम किया वो। सिंपल, ये होता है ईएमएफ, बहुत सिंपल।
ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण प्लस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, दोनों में एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो है करंट। करंट वही करंट एक्सटर्नल में जाएगा और वही करंट इंटरनल में जाएगा। डन। तो ये बहुत इजी चीज है, इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। अब क्या करते हैं बुक्स में ना, इसको आई आर को ना वी लिख देते हैं, ऐसे ये लिख देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू आई आर, हम यही पढ़ते हैं ना। आपने आई थिंक ये 10th में भी किया हुआ है v इक्वल टू आई आर। पर आपको ये याद हो, जब आप वो v इक्वल टू आई आर करते थे ना, तब आप ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, आपको ये सर्किट दिया होता था, याद है आपको? ऐसे ही होता था, आपको v दे दिया, r दे दिया, आपने i निकाल लेना है। पता है आपको कौन सी चीज वहां पे नहीं करवाई जाती थी? आपको ये नहीं करवाया जाता था कि जो इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, जब करंट उसको क्रॉस करेगा तो वो नहीं रेजिस्टेंस देगा, ये नहीं करवाया जाता था उस टाइम पे। अब ये चीज नहीं एक ऐड कर देगी, आपको सिर्फ ये करवाया जाता था कि V है R है, आप आंसर निकाल लो। आपने कहा V है R है तो I निकल गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसकी अपनी रेजिस्टेंस भी तो थी ना बेटा। तो हमने क्या किया, हमने अब ईएमएफ को, तो ईएमएफ क्या होगा टोटल, तो हम यहाँ पे E लिखेंगे कि V लिखेंगे, डिपेंड करता है आप इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो V रहने दो, अगर आप सिर्फ ऐसे ही बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तब यहाँ पे E लिखो, क्योंकि E वो वर्क डन है जो इसको भी अपोज करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को अपोज करने के लिए भी करना पड़ेगा, राइट। तो E इज इक्वल टू, तो मेरा क्वेश्चन था फिर यहाँ पे इसको आई आर को V क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा ये जो बाहर वाली रेजिस्टेंस है ना, इसके कारण आपने 10th में जो पोटेंशियल किया था उसका नाम आपने हमेशा V ही रखा था। मैं हर चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में इसके पीछे क्वेश्चन आ रहा है जो आपके आगे जाके फिजिक्स में यहाँ पे आएगा, जहां पे आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन एक आएगा कि यार जब मुझे आर की बात करनी है, सिर्फ आर की बात करनी है, तो मुझे वहां पे वी की बात करनी है कि ई की बात करनी है? तो अगर तो आप सिर्फ आई आर की बात कर रहे हो तो आई आर, सिर्फ आई आर की बात कर रहे हो, समझ लो आप वी की बात कर रहे हो। अगर आप इंटरनल की बात कर ही नहीं रहे ना, तो समझ लो आप वी की बात कर रहे हो। मैं बार बार इसको रिपीट करता रहूंगा, आपको याद रहेगा। तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। क्या मैं इसको भी कुछ लिखूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मैं V बोल देता हूं, I इंटू स्मॉल आर को मैं कुछ नहीं बोलता, ऐसे ही रखता हूं हमेशा, ठीक है। सो E इक्वल टू वी प्लस आई आर, राइट राइट। तो ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है, E इक्वल्स वी प्लस आई आर। इससे आपको ये भी पता लगता है दैट E इज ग्रेटर देन V। इस इक्वेशन से ये भी साबित हो जाएगा कि V के साथ आप कुछ प्लस कर रहे हो तब जाके E बन रहा है, इसका मतलब E हमेशा ज्यादा होता है, V कम होता है। एक केस में आगे जाके आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। एक एक्सेप्शनल केस होता है, एक एक्सेप्शनल केस होता है जहां पे V ग्रेटर देन E होता है। और वो एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, व्हेन सेल इज चार्जिंग। अगर हम यहाँ पे तो हम सेल को यूज कर रहे हैं कुछ बल्ब जगाने के लिए, पंखा चलाने के लिए, लेकिन अगर आप सेल को एक्चुअल में चार्ज करोगे उस टाइम पे V ज्यादा होता है, E कम होता है। कैसे? देखिए E किसका होता है? सेल का। आपको पता है, आप जो घर पे रिमोट सेल यूज करते हो, आप कहीं देखना वहां पे छोटा छोटा करके लिखा होता है 1.2 वोल्ट। उस सेल की ना वोल्टेज लिखी होती है, जब आप सेल लेके आओगे 1.2 वोल्ट, वो जो सेल की वोल्टेज होती है वो 1.2। लेकिन जो जब आप उसको चार्ज कर रहे हो, तो चार्ज करने के लिए आप सेल किसके साथ लगा रहे हो? पीछे बिल्कुल इस सर्किट के साथ लगा रहे हो। इसकी पीछे से वोल्टेज कितनी आ रही है? 220। उस टाइम पे जो V होता है ना, वो सेल की ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो मैंने चलो आपको उसका लॉजिक बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आया है ना, तो सिर्फ इतना आएगा कि ऐसा कौन सा केस है जहां पे V ग्रेटर देन E होता है, तो वो सिर्फ ये वाला केस है, व्हेन सेल इज चार्जिंग। उस केस में ये वाला फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाएगा, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, ये चेंज हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज हम जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे जहां पे सेल चार्जिंग की बात नहीं कही गई होगी, हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। वंस अगेन मुझे ये बताओ, इसमें V क्या है? पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला क्या है? I इंटू कौन सा R?
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात कर रहे हो ना। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, मुझे आप बताओ कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे ये है मेरे पास, ये लो ऐसे है यहाँ पे मेरे पास है E, यहाँ पे है R, यहाँ पे है R1, यहाँ पे R2। मुझे बताओ ये वाला रिलेशन आप कैसे लिखोगे? आई होप आपको सीरीज का फॉर्मूला आता है। आप लिखोगे यहाँ पे, चलो करंट जा रहा है ना, आपको पता है, चलो बताओ E इक्वल टू वॉट? हाँ तो V1 छोड़ दो, उसकी वैल्यू बता दो, ज्यादा बेटर है। IR1 प्लस IR2 प्लस I इंटू स्मॉल आर, बिल्कुल। और अगर आप थोड़ा सा इसको और थोड़ा अरेंज करके लिखते तो बेटर है, आप ये सोच लेते कि हमने बेसिकली इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया विच इज R1 प्लस R2, और उसको हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें एक्सटर्नल V चाहिए था। V क्या होता है? आपने अभी मुझे बताया था, क्या होता है V? I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे? R1 प्लस R2। अच्छा, अगर ये पैरेलल में होता फिर, अगर ये ऐसे हो जाता फिर, वैसे हमने अभी किए नहीं है ये वाले कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, लेकिन चलो मैं फिर भी आपसे यहाँ से, लेट से आपको पता हो मे बी। अब बताओ यहाँ पे है R1, यहाँ पे है R2। अब बताओ E का फॉर्मूला क्या होता? I इंटू R इक्विवेलेंट है ना। चलो पहले मैं ये लिख देता हूँ, प्लस IR। अब मुझे बताओ क्या होता? हाँ वो आपने कैपेसिटर में किया है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम, वही से हम ये करेंगे अगर आपको नहीं याद है। लेकिन आप ये समझ लो कि पैरेलल के केस में वही होता है जो कैपेसिटर के सीरीज में होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम प्लस IR। लेकिन आप, मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं ना, वो ये नहीं है कि प्रोडक्ट अपॉन सम। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप देखो कर क्या रहे हो, आप हर बार I इंटू स्मॉल आर लिख रहे हो, है ना, प्लस I इंटू, अगर एक आर है तो एक आर लिख लो, अगर एक से ज्यादा आर है तो उनका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। बार बार यही करेंगे हम। E इज इक्वल टू I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितनी भी है, प्लस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। इज इट ओके? ठीक है। इस फॉर्मूले को कितनी बार अलग अलग, यहाँ पे जी आई, किसी ने आई को कॉमन निकाल दिया, अंदर लिख दिया आर प्लस आर, ठीक है लिख दो। फॉर्मूला चेंज हुआ, फॉर्म आपने इसको आगे इसका एक और फॉर्मूला बना दिया, वो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और बिल्कुल करेक्ट है वो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ना 2-3 फॉर्मूले से सारे आंसर निकालें। ईएमएफ वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट बच्चे को इसलिए लगते हैं क्योंकि ना आपके बुक्स में ना 4-5 तरह से अलग टाइप के इसके ये इक्वेशंस बना दिए हैं। तो बच्चा कहता है यार मैं कौन सा लगाऊं, ये लगाऊं वो लगाऊं। हम ज्यादा इक्वेशंस करेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे 1-2 फॉर्मूले सारे आंसर निकाल दें। उसके लिए हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस कंसेप्ट ये है जो आपने अभी समझ लिया कि ई जो होगा वो आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा प्लस आई इंटू स्मॉल रेजिस्टेंस होगा। बस ये चीज पहले इंपॉर्टेंट है। हाँ, कहीं आपको वी निकालना हो, ये आएगा, कहीं आपको वी निकालना हो तो वी होता है सिर्फ आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये याद रखना है। वी होता है सिर्फ आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसमें इंटरनल का कोई रोल नहीं होता, इंटरनल का रोल सिर्फ ईएमएफ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक मुझे जो आपको जो भी हमने स्टडी किया, मेरे हिसाब से एक ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स अगर एक्सेप्शनल केस आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीजें हमने 4 की हैं। डन बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी से आगे एक और लाइन लिखते हैं, वो क्या है? कहता जी अगर मुझे, अभी देखना मैं क्या करने वाला हूं, कहता नहीं 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 हमें ये निकालना ही नहीं है, मुझे तो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। मुझे बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने कहा क्या, हम क्या करें, ये यहां से निकाल लो भाई, कुछ भी नहीं करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस का तो बुक्स में ना बड़े फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला उठाओ, यहां से आर निकाल दो। किसमें? क्यों? जब हम इंटरनल की बात कर रहे हैं तो उसमें ई आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो ई क्या होता है? ई होता है टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन में वो एक्सटर्नल के साथ भी काम करेगा, इंटरनल के साथ भी काम करेगा, है ना। आप इसको बस फोकस में रखना, बस इसको फोकस में रखना क्या होगा। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं आर, तो आर का फॉर्मूला बता दो क्या हो जाएगा। तो हम कहेंगे आर होगा, तो हमारे पास था एज ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, तो यहां से आर निकाल दो, तो आर हो गया ई माइनस वी अपॉन आई,
आई थिंक यही होगा, कुछ है इसमें अलग किया मैंने, बस आर का फॉर्मूला लिख दिया। हाँ ठीक है, सेम चीज ही है, बस फॉर्मूले, मतलब अगर आपको कहीं वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ ले तो बुक्स में आपके ये लिखा होगा, तो आप ये मत डर जाना कि यार ये वाला कहाँ से आ गया, ये यहीं से ही आया, कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, ई माइनस वी डिवाइड बाई आई। ओके अच्छा, वो अभी और देखना, वो कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो और इसको मुश्किल करूंगा, मैं तो ऐसे भी नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया, जो ये हमने लिखने वाले हैं, अब जो रितेश ने कहा था वही आने वाला है, ये देखो ई माइनस वी डिवाइड बाई आई। अच्छा आई का फॉर्मूला क्या लिखे, आई का फॉर्मूला क्या लिखे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें दो आंसर आएंगे, मैं देखता हूं आप दो आंसर मुझे बता सकते हो कि नहीं। आई का फॉर्मूला, मैं नीचे आई लिखने वाला हूं लेकिन मुझे आई पता ही नहीं आई क्या होता है। हाँ जी बताओ जी, व्हाट इज आई, वी अपॉन, कोई और फॉर्मूला कोई बता सकता है मुझे, बिल्कुल सही है ये फॉर्मूला, कोई और फॉर्मूला भी है? नहीं 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 नहीं, छोड़ो यार छोड़ो, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, आप बहुत दूर जा रहे हो, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करो। आई का फॉर्मूला है वी अपॉन आर, बिल्कुल सही। और भी कोई आई का फॉर्मूला है इस पूरे सर्किट में से? अच्छा आई होता है हमेशा पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, जो लिखाया ओम्स लॉ के, बिल्कुल सही है। कोई और भी पोटेंशियल है, कोई और भी रेजिस्टेंस है? हाँ ई ओवर आर प्लस आर। देखो मुझे बताओ, अब मैंने लिखा है, बताओ कुछ गलत लिखा रहा हूं यहाँ पे, लॉजिक बन रहा है इस चीज का? बिल्कुल। अगर V की बात करो, कि मैंने कहा था ना V इज ओनली कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तब भी लिख लो, तब E के फॉर्म में लिखना चाहते हो, लेकिन E के फॉर्म में फिर कैपिटल R तो आएगा ही आएगा, स्मॉल r की बात भी साथ में होगी, तो E अपॉन आर प्लस आर, राइट। तो ये लिख लो, ये दो फॉर्मूले आई के, दोनों में से बुक में से कई कई बार वो पहला लगा देता है, कई बार दूसरा लगा देता है, आप कंफ्यूज है यार, पहला कभी पहला लगा दिया कभी दूसरा, आप दोनों में से कोई भी लगा दो, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर भी होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर भी होता है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, मुझे इसको ज्यादा है नहीं, है ना, वी के साथ आर कनेक्टेड है और ई के साथ दोनों ही कनेक्टेड है, राइट। मैं एक बार पूछ लूं दोबारा से, ई के साथ दोनों कनेक्टेड क्यों है? ई के साथ ये दोनों कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि ई क्या होता है, वर्क डन, कहां से कहां तक, पूरे सर्किट में किस कौन कौन सी रेजिस्टेंस को अपोज करना है, दोनों को अपोज करना है, इसीलिए हमें दोनों वार लेने पड़े हैं यहाँ पे, है ना। और V क्या होता है, वो भी वर्क डन होता है, लेकिन उसने किसको अपोज करना है, सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपोज करना है। ये लॉजिक है बस, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आई क्या लिखे, लिखने में तो हम दोनों लिख सकते थे फॉर्मूला, लेकिन मैं इसको V अपॉन आर लिख देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, बिकॉज आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आई अकेला वी अपॉन आर नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन चलिए दोनों में से कोई एक लिखना था, मैंने वी अपॉन आर लिख दिया। ऐसे करने से हुआ क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो मुझे बताओ कि क्या बनेगा, आर ऊपर चला जाएगा, तो ई माइनस वी अपॉन वी आर, आई थिंक ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, है ना, है ना। अब मैं सिर्फ आपको मैं ये बता रहा हूँ कितना टफ कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब ई पॉन, इसको क्या करो, अलग अलग कर दो, ई पॉन वी अलग कर दो, वी पॉन वी अलग कर दो, और आर कर दो, तो ई पॉन वी माइनस वन आर। तो बेटा बुक्स में ना ये फॉर्मूला दिया होता है, एंड कर सकते थे, फिर थोड़ा सा हमारे पास ऐसा इक्वेशन नहीं बननी थी, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स बन जानी थी। तो क्या होता है, ऐसा ना बुक्स में आपको दे दिया कि बेटा आर की वैल्यू ये होती है, बच्चे फिर घबराएंगे, यार ये कहां से, मतलब ये तो मैं भी नहीं जज कर पा रहा हूं कि ये वाला फॉर्मूला यहां से मैं कैसे लेके आया, ई माइनस वी अपॉन आई से उठा के मैं ये वाला फॉर्मूला बना दिया मैंने, है ना, है ना, देखने को टफ लग रही है ना चीज, तो हमें नहीं करना है ये सिर्फ एक डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, हमें बस कुछ नहीं करना है यार, हमें यही करना है, ई माइनस वी अपॉन आई बस, ठीक है ना। और कोई पूछ लेगा आई कितना है, तो हमें पता है आई कितना है, अगर ये दिया होगा तो ये निकाल लेंगे, अगर ऐसा निकालना चाहते हो ऐसे कर लेंगे। तो मेरे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है मेरे हिसाब से सिर्फ ये है एक, क्योंकि यहां से आर आ गया, और दूसरा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है आई की वैल्यू,
मुझे लग रहा है आप 95% क्वेश्चन दोनों से सॉल्व कर लोगे, कोई होगा कोई एक्सेप्शनल केस, अदरवाइज यहाँ से दोनों आंसर सॉल्व हो जाएंगे। कभी हमें आई चाहिए होगा वो लगा देंगे, आर चाहिए होगा तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आर का आंसर निकाल देंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इज इट ओके? ठीक है, थोड़ा सा सांस ले लें। पक्का? ओके। अच्छा, क्वेश्चन लिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक दो थोड़े से नोट्स कर दो, और थोड़े से पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं आपको। नंबर वन, पहली बात याद रखना, व्हेन सर्किट इज ओपन, अगर सर्किट ओपन होगा मतलब कि वो हमने इसको क्लोज ही नहीं किया हुआ, सर्किट को अलग किया हुआ है, मतलब कि वो पूरे का पूरा ये सर्किट बना ही नहीं रहा है, हाँ, उस टाइम पे जो ई होता है दैट इज इक्वल टू वी। ई और वी की वैल्यू सेम होती है, बिकॉज उस टाइम पे वी है ही नहीं है, तो जो ई है वही वी है, मतलब कि जो वोल्टेज आपने लिख दी बस वही है, क्योंकि उस टाइम पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, तो काम कौन कर रहा है? सिर्फ इंटरनल कर रहा है। एक्सटर्नल नहीं है मतलब क्या है? तो आर की जगह जीरो कर दो, तो आप कर दो आई इंटू जीरो प्लस आई इंटू आर। तो उस टाइम पे जब सर्किट ओपन होगा तो ई और वी इक्वल होंगे। जब सर्किट क्लोज होगा, जब सर्किट क्लोज होगा तो ई हो जाएगा वी प्लस आई आर। एक तो ये याद रखना है आपको, थोड़े पॉइंट ये लिख लो, क्योंकि उसके अलावा फिर सॉल्व नहीं होगा प्रॉपर। अच्छा, एक और चीज, जब सर्किट ओपन होगा तो आई इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना? ऑब्वियसली जब सर्किट ओपन है तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, राइट? एक तो ये हो गया। सेकंड, सेकंड थर्ड पॉइंट, व्हेन v is zero, when v is zero, then current flowing inside the cell is maximum. When EV0, I is I max. When V0, I is I max. क्यों? जब V0 हो गया, V कहाँ पे काम करता है? एक्सटर्नल पे। जब एक्सटर्नल नहीं है बेटा, तो ये जो I जा रहा है, अब ये आगे से इसकी I की वैल्यू ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ नहीं कर रहा है, I बड़ा। नो डाउट यहाँ पे R तो है, नो डाउट है, अभी भी है, लेकिन ये जीरो हो गया, तो जो करंट है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पे। ये अपना काम करता रहेगा, ये अभी भी रेजिस्टेंस देगा, लेकिन हाँ, जितनी जो ये रेजिस्टेंस दे रहा था कम से कम हमने उसको तो नलीफाई कर दिया ना। तो जब V की वैल्यू जीरो होगी, I उस टाइम पे I मैक्स होगा। मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, मैं पहले यही क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको ये मतलब समझ में आए कि मैं ये क्यों वैल्यूज बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ओके, ये देखिए, अभी लेट्स से हमारे पास ये एक ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है हमारे पास, ठीक है? और इस ग्राफ में लेट्स से, हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ, तो एक्सटर्नल तो तभी भी हम जीरो लेके चल रहे हैं ना। हम जब v को जीरो कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज नहीं है, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, है ना? देखो बेटा, यहाँ पे हमने v और यहाँ पे हमने रखा है नहीं i, नॉट r, i। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे वैल्यू है 0.04 और 0.20 और यहाँ पे वैल्यू है 0.28, 0.28। ओके, क्वेश्चन है कि इस ग्राफ में से आप फाइंड करो कि ईएमएफ ऑफ सेल कितना होगा। फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, ये पता करो। मैक्सिमम करंट कितना होगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल,
मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल कितना होगा, एंड थर्ड वन इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितनी होगी, ये बताना है आपको। क्या लग रहा है, मैंने कुछ आपको हिंट लिखाए हैं, होपफुली आप शायद कुछ बता दो। हाँ जी बेटा, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए आपके पास वोल्टेज और करंट है। पहली बात, जो वोल्टेज है इसके यूनिट्स वोल्टेज है, तो ईएमएफ के भी यूनिट्स वोल्टेज ही होते हैं, है ना। तो कहता है इस ग्राफ में से ईएमएफ सेल कितना होगा। अब यहां से ध्यान दो, जब आई की वैल्यू 0 होती है तो उस टाइम पे जो V होता है वही E होता है। तो ये I था, I की वैल्यू 0 यहां पे होगी, उस टाइम पे जो V होगा वही E होगा, तो आंसर है 1.4 वोल्ट। ठीक है, करंट को 0 कर दिया, जो मैक्सिमम वोल्टेज आई वही हमारे पास ईएमएफ है। तो पहले का आंसर है, नंबर 1 है। सो टू फाइंड ईएमएफ, the potential difference corresponding to zero current, the potential difference corresponding to zero current is EMF। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्राफ में से, ग्राफ वाले क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत आते हैं, ठीक है, याद रखना, वो आपको एनालाइज करते हैं, आप ग्राफ देख के क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को देखो, जब करंट को 0 कर दिया, जब 0 करंट कर दिया, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो देयरफॉर ईएमएफ आ गई आपके पास 1.4 वोल्ट। ये पहला आंसर आ गया। सेकंड आंसर, सेकंड था मैक्सिमम करंट कितना होगा, कैसे पता लगा। हाँ, तो वैसे तो देखने भी समझ आ रहा है, लेकिन वहां पे उसने लिखा हुआ है कि जब आई मैक्स तब होगा जब वी को 0 कर दोगे, तो वी को 0 कर दो, तो सॉरी ये देखो इस पॉइंट पे आप देखोगे तो हाइट है नहीं और ये वैल्यू 0.28 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे वी की वैल्यू 0 है, तो जो करंट आ रहा है दैट विल बी द मैक्सिमम करंट। आई होप आपको ये पता है ना ये वाला पॉइंट क्या दिखाता होता है। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे, इसके कोऑर्डिनेट ऐसे बनेंगे 0,0.28, है ना। तो v की वैल्यू 0 है, तो जो करंट होगा दैट वुड बी मैक्सिमम, इट इज 0.28। हाँ जी, हाँ, एक्स एक्सिस को 0, वाई एक्सिस को 0 कर दिए, सॉरी 0.28, 0, हाँ 0.28, 0। ठीक है, ओके, ये हो गया। थर्ड लिखो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। आप बताओ ये कैसे करोगे। अब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, अब अगर आप वो फॉर्मूले में जाओगे तो तो वहीं से भी, वहां से भी आ जाएगा, नो डाउट, लेकिन आप थोड़ा सोचो। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मान के चलो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आई, या फिर V अपॉन आई, है ना, या फिर E अपॉन, मेरे हिसाब से देखो देखो सुनो सुनो, E जब मैं लिख दिया ना आप कहोगे हाँ सर ये तो बनती तो है बात, ये है, इस केस में कर सकते हैं E अपॉन आई मैक्स, क्योंकि जब E था उस टाइम पे जो करंट था वो मैक्सिमम था, अगर आप अकेला E को मान के चलोगे। हमारे पास आई मैक्स भी है और हमारे पास E भी है। आप और तरह भी कर सकते थे, पता है कैसे, मैं आपको बताता हूँ, मुझे लग रहा है आप यहाँ से भी आंसर आ जाना चाहिए था। 0.4, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, करते ट्राई करते हैं। हाँ जी, हाँ, ओके, तो ये देखो, तो पहले तो इसका आंसर निकालो क्या आया, E अपॉन आई मैक्स। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E की वैल्यू 1.4, आई मैक्स 0.28, है ना, ये तो आ गया 0.5 ओम, एक ही बात है। आप मुझे और बताओ, कोई और भी तरीका था ये पता करने का, E अपॉन आई मैक्स की जगह कुछ और भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते थे किस तरीके से।
नहीं निकाल सकते। अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? अगर मैं इस ग्राफ से कहूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालो, एक मिनट, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नापरी V अपॉन आई, निकाल सकते थे, अब तो बता दो यार, अब तो हिंट भी दे रहा हूं। है तो सही, V अपॉन आई 0.4 अपॉन 0.20 कर लो, इनफैक्ट ये भी था हमारे पास 1.2 था, ये कर लो, जैसे मर्जी कर लो, सेम आंसर आना चाहिए। 1.2 डिवाइड बाई 0.04 कर लो, या 0.4 डिवाइड बाई 0.20 कर लो, ठीक है ना। हाँ तो वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, हाँ हमने तो यहाँ पे तो इंटरनल निकाला है ना। इंटरनल तो यहाँ पे आपको गिवन ही नहीं है, दिस इज लाइक V राइट, दिस इज V, दिस इज I, फाइन। इसके बीच में ये जो वैल्यूज हैं, जैसे ये वैल्यू 0.4 है, ये किसकी है, क्या ये EMF है? नहीं, वोल्टेज है। और ये क्या है हमारे पास, करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा कि स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर आएगा। तो ये अगर 1.2 है, ये क्या EMF है कि वोल्टेज है, वोल्टेज है। तो ये इसके कंपैरेटिवली 0.0, तो 1.2 डिवाइड बाय 0.04 करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर कि स्मॉल आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर, स्मॉल आर क्यों आ जाएगा बेटा, वोल्टेज, ये ईएमएफ तो नहीं है ना बेटा, राइट। अच्छा, अब जैसे आप कह रहे हो कि जी इंटरनल कहां से आएगा, तो अब ये देखो, ये 1.4 क्या है, ईएमएफ, 1.4 क्या है, ईएमएफ, और उसके कंपैरेटिवली मैक्सिमम करंट कितना है, तो 1.4 डिवाइड बाय 0.28 करना होगा, ये है फंडा इसका, है ना। तो वहां से आपको मिलेगा स्मॉल आर, राइट। एक काम छोटा सा प्लीज यहाँ पे कर लो, बस फोर्थ पॉइंट में लिख दो कि अगर हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालनी होती तो वो हम कैसे निकालते, आप कोई भी एक वैल्यू के जैसे 1.2 डिवाइड बाय 0.04 कर लेते, ऐसे, ठीक है। तो आपको कितना आंसर मिलेगा वैसे, 120.4 मेरे हिसाब से 30 आएगा, 30 ओम आएगा, ऐसे आ जाएगा, राइट। कल इसके और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, बस मुझे आज का मंडे को, मतलब आज का आपका जो काम था वो था E इक्वल टू V प्लस आई आर, बस उसके ऊपर ही सारा कुछ फोकस रहेगा हमारा। और I का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू V अपॉन आर या फिर E अपॉन आर प्लस आर, बस, ठीक है, चलो।